आगे भी दिखानी है और भी बर्दाश्त नहीं होगी। आप मेरे साथ डांस करना पसंद करें? आराम से बैठो, हाथ है, कोई पत्थर नहीं। कितनी सालों से फौज में? यही कोई 9 महीने में आदमी हो जाता है और तू 10 महीने में फौजी नहीं बन सका? सीख क्या है? कुछ नहीं। नाच मेरे साथ है और घूम रहा है दूसरा है। नाचने के बाद क्या देखा? क्या लोग कब रंगम नहीं। मैं 3 रातों से सोई नहीं। फिर क्या लोग अमेरिकन चॉकलेट और ऑस्ट्रेलियन सिगरेट। दोनों में से एक। और पीने के लिए अभी तुमने बोला कि तुम कुछ नहीं लोगी। बाहर है। तो क्या ऐसे बिना पिए तेरे साथ डोलती रहूंगी? अच्छा ये बताओ तुम 3 रात से जाती रही। चलिए ये सब छोड़ो, मेरे साथ चलो। कहाँ? मैं एक जगह जानता हूँ, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, अब बस 10 मिनट पहुँच जाएंगे। मैं 3 रातों से सोई नहीं। वो जगह ज़्यादा दूर नहीं है। चलो, कोई नई बात है, ये तो मैं हर रात सुनती हूँ। मैं यहाँ पे नहीं हूँ। कल सुबह ही हम लोग जाएंगे। मैं 3 रातों से बराबर सोई नहीं। लेकिन कुछ मेरे बारे में तो सोचो। तेरे साथ नाच रही हूँ, क्या ये काफी नहीं है? चुप क्यों है? बोल, काफी नहीं है? क्या मुझे सुन दे सकते हो? हाँ ज़रूर। ये तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर मेरी माँ की। मुझे लगा ये तुम्हारी प्रेमिका की तस्वीर है। नहीं, मेरी माँ की तस्वीर। बताओ जरा। सच में किसी ने उसकी माँ इतनी जवान है। तुम वहाँ नए हो? हाँ मैं शहर में अभी नया हूँ। तुम ये शहर घूमने नहीं गए? शायद तुम्हें ये शहर पसंद है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे अभी शहर के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है ना, इसलिए। हमारी घर एक पुराना काफिला है। मुझे ज़्यादातर वहाँ जाती हूँ। मुझे जाना है। तुम क्या यहाँ वर्षों से रहते हो? पैदाइशी नहीं है। तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? हाँ मेरे पास बिस्कुट है ना, तुम खाओगी? हमारे पास तुम्हारे देश का बिस्किट होता है ना? आते हुए मेरी माँ ने मुझे दिया था। कहाँ है? दिखाओ जरा। अभी दिखाओ। ये लो। ये तो अच्छी है। एक बार यहाँ मैं एक क्यूबन से मिली। कोई राइटर था। वो मुझे अपने होटल के कमरे में लेकर गया। वहाँ उसने मुझे एक क्यूबन रंग की बॉटल दी। बॉटल बहुत बड़ी थी तो मेरे बैग में आई नहीं, तो मैंने सोचा उसे वहीं पी लूँ। वो रंग इतनी तेज थी कि मैं 2 ग्लास पीकर ही गड़बड़ आ गई।
तुम्हारे खरीदा था, मुझे कैसे मालूम? हमारी माँ को पता चल गया कि तुम्हारा बस एक मैं था, न जाने क्या सोचा। अरे नहीं, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। तुम्हें कैसे पता चलेगा? ठीक है यार, ये भी है। मेरी एक फ्रेंड और है, वो रात को बेकरी में काम करती है। मैं काम के लिए निकलती हूँ तो वो सो रही होती है। बाजार आ रहा है, कुछ चीज़ का। क्या तुम्हारे यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं? है कि और नहीं। ज़्यादातर वो धीरे से सोते हैं। एक दिन साथ में थे, दूसरे दिन का पता नहीं चलता। तुम वापस आओ, है ना? हाँ, कुछ महीनों बाद। वो लोग भी यही कहते हैं। पर शायद अगर वो वापस आए तो उन्होंने पहचान लिया। मैं तुम्हें हमेशा पहचान लूँ। सच? पर मैं तुम्हें नहीं पहचानती। तुम सचमुच मुझे नहीं पहचानते। मुझे मालूम है, मुझे बहुत पीर है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैं तुमसे क्या करूँ। हमारी तो प्रेमिका है। नहीं। और तुम्हारा भी प्रेम हाय। मैं धीरे-धीरे मर जाता हूँ। वह एक दूसरी दुनिया में चला जाता है। अब मैं उस दुनिया में कभी प्रवेश नहीं कर सकती। क्यों? मैं एक ठंडे कब्र के नीचे हूँ। ऊपर घास है, पत्थर है, हवा है। ये मरता नहीं, झड़ जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। एक उम्र के बाद इंसान आगे बढ़ने की बजाय पीछे चलना शुरू कर देता है। अपने कंधों पर पाँव रखते हुए, सिर पर पाँव रख के वो आगे बढ़ा। चेहरा बहुत पुरानी है। उसे देखना नहीं होता, केवल पहचानना होता। तुमने कभी सुना है जब कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है उसके पैरों की चाप, जब कोई उतर रहा होता है उसकी? दूर से सुनो तो कोई अंतर नहीं होता, एक पहचान होती। चढ़ने की अलग और उतरने की अलग। हम चाहे कितनी भी दूर बैठे हो, उसे पकड़ ले, उस पहचान को। अंतर चाहे कुछ भी ना हो तब भी फासला एक वही रहता है। और झुके भी। लेकिन वो सीढ़ियाँ और आवाज़ बाहर बारिश हो रही है। उस दिन भी बिल्कुल इसी तरह बारिश दिख रही थी। सड़क पर वो छोटे घुंघराले बाल बहुत वर्षों पहले। किसने? ऐसे याद नहीं। पता है, शहर की शायद ही कोई गली थी जो हमारे कदमों से बची रही हो। हम हर जगह घूमते थे। इसलिए नहीं क्योंकि हमें घूमना पसंद था, इसलिए एक दूसरे के साथ रहने का बस एक वही चारा था। जब हम थक जाते, किसी पराए घर की जीरों में आश्रय पाते, वहाँ कोई नहीं आता था। मैं अंधेरे वीरान जीरों में हमें घर की सर्दी से कुछ छुटकारा मिल जाता। कुछ कमरे जो हमेशा फूलों से भरे होते थे। एक बार जब मैंने फूलों से भरा कमरा देखा था, तब वो मरा था। फूलों के बीच उसका चेहरा सोए हुए इंसान जैसा लग रहा था। उस दिन के बाद से मैंने कभी मरे हुए आदमी का चेहरा नहीं देखा। एक दिन उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर मुझसे कहा कि अगर उसे लौटना ना हो तो बहुत दूर तक मेरे साथ जा सकता है। जब हम बहुत कोमल और नाजुक चीज को अपने हाथ में पकड़ते हैं तो उसे पकड़ने का इतना सुख नहीं होता जितना उसके छूटने का डर। अक्सर सोचा करते थे साथ रहने के बारे में। एक कमरा जिसमें एक अटैच बाथरूम हो, जिस कमरे में बैठकर दिन भर किसी का इंतजार करा जा सकता है। एक किचन जहाँ पे मनपसंद खाना बनाया जा सकता है। एक खिड़की जिससे सूरज की रोशनी अंदर आ सकती है और एक बालकनी
से डूबते हुए सूरज को देखा। वो सुख था, सबसे बड़ा और सबसे कीमती सुख। सुख की कोई बात हमें पहले से नहीं करनी चाहिए, वो सोचने के साथ ही बढ़ जाता है। और वो दोबारा कभी उस तरह से जिंदा नहीं होता जिस तरह से हमने उसे सोचा। मैं बारिश में अक्सर नंगे सर होती हूँ। तुम्हें नहीं लगती? उसने मुझसे कहा था, अगर बारिश में नंगे सर चलो और देर तक चलो तो मैं आपको पास से नहीं और तुम इस पर विश्वास भी करती हो? करना पड़ता है, वो सब करना पड़ता है जो हम नहीं चाहते। मुझे याद है, मैं अपने साथ एक अलग दुनिया लेकर आती हूँ। गाड़ी, मुसीबत, और छोटी-छोटी मुस्कुराहट। लेकिन इसका मैं क्या करूँ? उसने अपनी माँ को देखा, बहुत खुश थी। बहुत अलग सा है हमारे पास। उसने अपने शब्दों से ना छूकर अपनी खामोशी से जादू करना चाहा। आप आ चुकी हैं? आप कहाँ रोज आती हैं? शाम 7 बजे से 12 बजे। कैसा स्वागत है? रंग भी है तो भी गुड़ के साथ स्वाद होता है। रोटे से मान लीजिए कि ये बहुत अच्छा है। इसका मतलब है कि ये गुड़ मैं पहले पीछे और आपका स्वाद इस पर निर्भर करता है कि कितनी रंग हमारे पेट में वो आप पूछेंगे ये कैसे? तो ये ऐसे कि पहला घूट एक सतह तैयार है और दूसरा घूट उस पर एक मंजिल, तीसरा घूट दूसरी मंजिल और चौथा घूट जो अभी मैंने आपके सामने तीसरी, और वो तब तक एक मीनार से खड़ी है। आप कभी मीनार पर चढ़े? अगर चढ़ी हो तो आपने देखा कि पहली मंजिल से जो नज़ारा दिखाई देता है और दूसरी मंजिल से जो नज़ारा दिखाई देता है और तीसरी। अरे नीचे की सब चीजें एक जैसी ही रहती हैं। जी, इसके साथ भी पहले ग्रुप पे जो एहसास होता है दूसरे ग्रुप पे उससे बिल्कुल अलग, और तीसरे ग्रुप पे मीनार। आपने बताया आप किसी मीनार नहीं आते। क्या नाम है उसका?
सा जाता है। क्या प्रेम शुरू से शुरू नहीं हो सकता? हाँ हाँ, क्यों नहीं? कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जगह पहले हरी भरी थी, जहाँ पहले घर था, दरवाजे थे, आज वहाँ कुछ भी नहीं है, सब खाली है। मुझे तो ये सोचकर आश्चर्य होता है कि जो चीजें हमेशा एक जैसी रहती हैं, कभी बदलती नहीं, वो मुझसे उठने के बजाय उन्हें और देखना चाहते हैं। जैसे एक प्यार में बैठे जोड़े को फिर एक मुद्दे की अर्थी, और जो चीजें हमें हमारी जिंदगी को पकड़ के रखने में मदद करती है, वो हमारी पकड़ से छूटे चली जाती है। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप बता सकते हैं मुझे अपने जन्म के बारे में, या फिर अपनी मृत्यु के बारे में, या फिर अपने विवाह के अनुभव को हूबहू दोहरा सकते हैं? इस कदम पर एकाएक बिंदु रख के चले जाना बहुत कठिन होता है। जब आपने ये फैसला कर लिया था कि आप किसी और के साथ न रहकर अपने साथ न रहकर किसी और के साथ रहेंगे जीवन में, कभी कभी तो मुझे ये अनुभव होता है कि जो लोग 5 वर्ष पहले मेरे विवाह पर यहाँ मौजूद थे, वो आज भी यही है। आपका कोई बच्चा भी है? नहीं, मेरा कोई बच्चा नहीं है। अगर बच्चा होता तो शायद हम अलग ही ना होते। पति पत्नी में प्रेम भले ही ना हो, लेकिन बच्चे के खातिर वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। वो हर शाम मेरी प्रतीक्षा किया करता वहां बैठकर, जहां उससे मिलने से पहले मैं बैठा था। फिर हम दोनों शहर के उन इलाकों पे घूमते जहां मैंने अपना बचपन गुजारा था। जब हम किसी के साथ एक लंबा समय गुजार लेते हैं, कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमारी कौन सी आदत हमारी अपनी है और कौन सी हमने दूसरे से चुराई है। ताश के पत्तों की तरह सब घुल मिल जाता है। लोग हमेशा कहते हैं और यही मानते हैं कि आदमी अकेला मरता है, लेकिन मैं ये नहीं मानती। मेरा मानना है उन सब लोगों के साथ मरता है जो उसके अंदर थे, जिनसे वो प्यार करता था, जिनसे वो लड़ता था। इसलिए लोगों के मरने पे जो दुख हमें होता है, वो बहुत ही स्वार्थी किस्म का दुख होता है, क्योंकि हमें लगता है कि इसके साथ हमारा एक हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो। एक रात हम दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ कर सो रहे थे, हमेशा की तरह। तभी अचानक मुझे एक खटका सुनाई दिया। मैं भागी, दरवाजे की तरफ झांका, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं था। मैंने वापस आकर उसकी तरफ देखा, वो तो आराम से सो रहा था, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तो अब मुझे समझ आया, वो खटका, वो आवाज कहीं बाहर नहीं, वो मेरे अंदर ही था। मैं रात भर उसकी देह के किनारे बैठी रही। मेरे हाथ उसकी देह को छू रहे थे, कि मुझे ये अजीब लग रहा था कि वो खाली हाथ ही वापस आ रहे हैं। मैं उसकी देह पे अपना नाम ढूंढ रही थी, जैसे लोग ढूंढते हैं पुराने खंडरों पे अपने नाम। लेकिन मुझे वहां कुछ भी नहीं मिला जिससे मेरा कोई वास्ता हो। हाँ, और बहुत निशान मिले, लेकिन उनसे तो मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। हम दोनों के बीच में जो खालीपन आ गया था, ये मैं किसी से नहीं कह सकती थी, अपने वकील से भी नहीं। क्या मेरा पति दूसरी औरत के साथ सोता था? क्या मेरे प्रति उसका व्यवहार क्रूर था? ऐसे प्रश्नों से मैं बचना चाहती थी। क्या अलग होने के लिए कोर्ट कचहरी जाना जरूरी होता है? नहीं, है ही नहीं मानती। इसलिए मैंने वो इलाका जहाँ मैं इतने वर्षों से रह रही थी, उसे छोड़ने का फैसला कर लिया। अब मैं एक ऐसी जगह आ गई जहाँ मुझे कोई जानता ही नहीं था। कोई कह ही नहीं सकता था कि देखो, ये वही औरत है जो 8 वर्षों से अपने पति के साथ रह रही थी और अब अलग हो गई। लेकिन मेरा मन करता है कि मैं जाऊं, जाकर बताऊं सबको अपने बारे में, शुरू से अंत तक के बारे में, कि कैसे वो हर शाम मेरी प्रतीक्षा किया करता था,
कैसे उसने पहली बार मुझे पेड़ के तने से सटका कर चुमा था, और कैसे मेरी पहली बार डरते डरते उसके बालों को चुमा था। लोग अक्सर कहते हैं कि अपना दर्द बांटने से वो हल्के हो जाते हैं, लेकिन मैं तो कभी हल्की नहीं हुई। लोग दर्द नहीं बांटते, बस फैसला करते हैं कौन दोषी है और कौन निर्दोष। सिर्फ और सिर्फ फैसला करते हैं कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष। लेकिन मुझे लगता है कि हर आदमी को अपनी जिंदगी और अपनी शराब को चुनने की खुली आजादी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों को सिर्फ और सिर्फ एक बार चुना जा सकता है, सिर्फ एक बार। बाद में हम सिर्फ उसे दोहराते रहते हैं जो एक बार जी चुके हैं या पी चुके हैं। अच्छा, आप लोग दूसरी जिंदगी में विश्वास करते हैं? मेरा मतलब था मौत के बाद। मौत के बाद भी आदमी पूरी तरह से मर नहीं जाता। हम पहले एक जिंदगी पूरी करते हैं, फिर दूसरी और फिर तीसरी। मैं पीने की अपनी सीमा जानता हूँ। आदमी को जमीन से करीब 1.5 इंच ऊपर उठ जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, वरना वो ऊपर उठता जाएगा और फिर सुनहन का अंत होगा किसी पुलिस स्टेशन या फिर किसी नाली में। चाहता दिलचस्प बात नहीं है। हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी अब जीवित नहीं, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरा अनुमान है। अनुमान मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने उसे अपनी आंखों से मरते नहीं देखा। जब आपने किसी को अपनी आंखों से मरते नहीं देखा, अपने हाथों से नहीं दफनाया, तो आप सिर्फ अनुमान ही तो लगा सकते हैं कि वो भी जीवित नहीं। मुझे लगता है कि जब तक आप अपने परिचित को मरते ना देख ले, एक धुंधली सी आशा बनी रहती है कि वो भी जीवित है। आप दरवाजा खोलेंगे तो रसोई से भाग कर दुनिया से हाथ पोंछती हुई आपके सामने आ खड़ी हो। ऐसा कुछ होता नहीं। मैंने लोगों को कहते सुना है कि समय बहुत कुछ सोच लेता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो उस वक्त था उतना नहीं जितना उभार देता है। आप लोग कुछ गलत ना समझें। मैंने अपनी पत्नी को कष्ट भोगते नहीं देखा। मैं जब घर पहुंचा तो वो लोग उसे ले जा चुके थे। 7 बरस की वैवाहिक जिंदगी में पहली बार मैं खाली घर में घुसा था, पर दूसरे घरों के पड़ोसी चलूर मुझे अपनी खिड़कियों से झांक कर देख रहे थे, और ये स्वाभाविक है, क्योंकि अक्सर मैं खुद ऐसे लोगों को अपनी खिड़की से झांक कर देखा करता था जिनके रिश्तेदारों को ये
ये गेस्टापो पुलिस पकड़कर बंद गाड़ी में ले जाती थी। लेकिन मैंने ये कभी कल्पना तक ना की थी कि एक दिन मैं घर लौटूंगा और मेरी पत्नी का कमरा खाली पड़ा हो। मेरी पत्नी की चीजें चारों तरफ बिखरी पड़ी थी उसके कमरे की। उसी कमरे की अलमारी और मेजों की दराज खुली पड़ी थी। उसके अंदर छोटी बड़ी चीज फर्श पर उल्टी सीधी पड़ी। उसके वो कपड़े, वो किताबें, वो मुद्दत पाने पर ये पुरानी फोटो एल्बम, वो क्रिसमस के ऊपर, वो सब कुछ फर्श पर उल्टा सीधा पड़ा था। ऐसा लगता था कि उन्होंने एक एक चीज को उलट-पुलट कर कोने की तलाशी ली हो कोई शायद ऐसी चीज नहीं थी जो उन लोगों के हाथ से बची रह गई। उस रात में अपने कमरे में बैठा, मेरी पत्नी का बिस्तर खाली पड़ा, उसके तकिए के नीचे उसका रुमाल, माचिस और सिगरेट का पैकेट रखा। वहाँ पलंग के पास दिवार पर उसकी किताब रखी थी जिसे वो उन दिनों पढ़ता था, जिस पन्ने को उसने पिछली रात पढ़कर छोड़ दिया था। और निशानी के लिए उसने अपना एक क्लिप दबा दिया। क्लिप पर उसके बालों की गंध जुड़ी थी। आप सब लोग तो जानते हैं कि किस तरह बरसों बाद भी हमें ये छोटी छोटी तफसीलें याद रह जाती हैं। उस रात में अकेले कमरे में अपनी पत्नी की चीजों को देखता था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो अपने कमरे में नहीं थी क्योंकि ये गेस्ट था, पुलिस उसे पकड़ कर ले गई थी और ये भयानक फिर मेरी पकड़ से बाहर था। उस रात में अपने में नहीं था। मैं बार-बार अपने से ये प्रश्न पूछता रहा कि आखिर मेरी पत्नी ही क्यों? आखिर मेरी पत्नी ही क्यों? 7 बरस की वैवाहिक जिंदगी में ये पहला मौका था जो मुझे उस पर संदेह हुआ। मानो उसने कोई चीज मुझसे छुपा कर रखी जिसका मेरे से कोई सजा नहीं था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये गेस्टापो पुलिस तो बहुत दिनों से मेरी पत्नी के ताक में थी। मेरी पत्नी के पास कुछ गैर कानूनी पैम्फलेट और पर्चियां पाई गई थी जो उन दिनों अज्ञात रूप से लोगों में बांटी जाती थी। और जर्मन अधिकारियों की निगाहों में ये सबसे संगीन अपराध था, सबसे संगीन। पुलिस ने तो ये सब चीजें खुद मेरी पत्नी के कमरे से बरामद की थी और मुझे खुद इस सब के बारे में कुछ मालूम नहीं था, कुछ भी। आप लोग जानते हैं उस रात से पहले तक वह वो एक ही कमरे में सोते, प्रेम करते और इसी कमरे में कुछ ऐसी चीजें थी जो उसका रहस्य थी जिसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं था। क्या आप लोगों को ये बात ज्यादा दिलचस्प नहीं लगती कि वो लोग मेरी पत्नी को मुझसे कहीं अधिक अच्छी तरह जानते थे? कहीं आदमी जीता है, खाता है, पीता है और एक दिन अचानक से नहीं है ना, भयानक चीज मरना नहीं। ये लाखों लोग रोज मरते हैं और आप लोग चूक तक नहीं करते। भयानक चीज ये है कि मृत आदमी हमेशा के लिए अपना भेद अपने साथ ले जाता है और हम उसका कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। एक तरह से वो हमसे मुक्त हो जाता है। रात में अपने घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में चक्कर लगा था। मुझे रह रहकर विश्वास नहीं हो रहा था कि
वो अपने पीछे मेरे लिए कोई भी एक ऐसा निशान नहीं छोड़ जाएगी जिसके सहारे मैं कोई ऐसी चीज पा सकूं जिसमें मेरा भी साझा रहा। जरा देखिए सर, इस 7 बरस की वैवाहिक जिंदगी के बाद मैं अपनी पति की चीजों को इस तरह टटोल रहा था जैसे मैं उसका पति न होकर फिर दिया पुलिस का कोई पेशावर नौकर हूं। पेशावर नौकर। ये तो मैं अच्छी तरीके से जान गया था कि वो गेस्टापो पुलिस के हाथों से बच नहीं सकेगी, क्योंकि ये जिन लोगों को पकड़ कर ले जाते थे मैंने उनमें से एक को भी वापस लौटते नहीं देखा। एक को। दूसरे दिन रात के समय उन्होंने मेरा दरवाजा खटखटाया। मैं तैयार होकर उनकी प्रतीक्षा में बैठा ही था। मुझे मालूम था वो लोग जरूर आएंगे। आते ही पहला प्रश्न जो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम श्रीमती का पति हो? मैं उनके इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ हाँ में दे सकता। बाकी मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे कहा कि सर मुझे कुछ नहीं पता। तो उन्होंने मेरी इस बात को हंसी में उड़ा दी। उन्हें लगता था कि मैं अपनी खाल बचाने के लिए कंडे काट रहा हूं, इसीलिए वो लोग मुझे एक अलग सेल में ले गए। उस सेल में पूरे हफ्ते दिन रात दिन वो मुझसे एक ही तरीके के सवाल अलग अलग ढंग से पूछते कि बताओ तुम अपनी पत्नी के बारे में क्या जानते हो, कहाँ जाती थी, किससे मिलती थी और किस आदमी ने उसे लेफ्टिनेंट दिए थे। वो मुझसे किसी भी तरह का उत्तर खींचने के लिए हर तरीके अपनाते थे, हर तरीके। वो मुझे उस समय तक पीटते थे जब तक मैं अपनी चेतना नहीं खो देता था, किंतु उन लोगों में भी नसीब दे रहे थे। वो उस समय तक प्रतीक्षा करते थे जब तक मेरी चेतना वापस नहीं लौट आती। फिर कुछ समय बाद वही सिलसिला शुरू हो जाता, वही पुराने सवाल कि बताओ तुम अपनी पत्नी के बारे में क्या जानते हो, कहाँ जाती थी, किससे मिलती थी। मुझे मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा। मुझे लगता था कि मैं जो अपनी पत्नी के साथ अनेकों वर्षों से एक घर में रह रहा हूँ उसकी गुप्त कार्रवाइयों के बारे में कुछ नहीं जानता। दरअसल सच्चाई यही थी कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। एक साधारण से इंसान की जिंदगी में है ही क्या? सुबह से शाम तक नौकरी, रात को प्यार से अपनी पत्नी के साथ बातें करना, फिर जिंदगी भर यही सब चीजें दोहराते रहना। बिल्कुल साधारण सा सुख। लेकिन उन लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही थी। मुझे लगता था कि मैं उन्हें बेवकूफ बना रहा हूं। वो मुझे पीटते थे और उनके प्रश्नों का जवाब देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। हाँ, कहने के लिए मेरे पास कुछ अति साधारण सी घरेलू बातें थी जो हर स्त्री अपने पति के साथ करती है। आप लोग जानते हैं वो लड़ाई के अंतिम दिन और ये गेस्टापो पुलिस अपने शिकार को जल्दी हाथ से नहीं जाने देते। वो शायद मुझे मारना नहीं चाहते थे, लेकिन मृत्यु से कम आदमी को जितना अधिक कष्ट दिया जा सकता है उसमें उन लोगों ने कोई कसर नहीं उठा रखी थी। वो मुझे उस समय छोड़ते थे जब वो खुद तक जाते थे या जब मैं बेहोश हो जाता था। आप लोग जानते हैं उस पहली रात जब मैंने अपनी पत्नी को अपने कमरे में नहीं पाया तो मुझे काफी खेद हुआ। मुझे लगा कि उसने मुझे अंधेरे में रखकर मेरे साथ छलना किया। बार बार ये ख्याल मुझे कोसता था कि स्वयं मेरी पत्नी ने मुझे अपना विश्वासघात बनाना उचित नहीं समझा। लेकिन बाद में गेस्टापो पुलिस के सामने इस कष्ट और पीड़ा के ऐसे अवसरों से गुजरते हुए मैं उसके प्रति कृतज्ञ सा हो जाता कि अच्छा हुआ उसने मुझे कुछ नहीं बताया। एक तरह से उसने मुझे बचा ही लिया था। मैं
मैं आज भी इस बात का निर्णय नहीं कर सकता कि अगर मुझे अपनी पत्नी का वो रहस्य मालूम होता तो क्या मैं चुप रहने का हौसला बटोर सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग मजबूरी में बड़ी सी बड़ी यातना सह सकते हैं, लेकिन जब आपको मालूम हो कि आप उस यातना से किसी भी क्षण छुटकारा पा सकते हैं, चाहे उसके लिए आपको अपने पिता, अपने पत्नी, अपने भाई के साथ ही विश्वासघात क्यों न करना पड़े, तब आप एक सीमा के बाद विश्वासघात करेंगे। अब एक सीमा के बाद इस रास्ते को दोबारा नहीं चलेंगे, बिल्कुल नहीं चलेंगे। देखिए, अक्सर कहा जाता है कि प्रेम में किसी तरह का कोई दुराज जवाब नहीं होता, वो आईने की तरह एकदम साफ होता है। लेकिन प्रेम करने का अर्थ अपने को खोलना ही, बहुत कुछ अपने को छुपाना भी है, ताकि हम दूसरों को अपने निजी खतरों से मुक्त रख सकें। और हर स्त्री इस बात को अच्छी तरीके से समझती है, क्योंकि वो पुरुष से कहीं अधिक प्रेम करने की क्षमता रखती है। उसके बाद मैंने अपनी पत्नी को कभी दोबारा नहीं देखा। हाँ, एक रात जब मैं घर लौट रहा था तो मेरी जगह एक पोस्टर बचा पड़ी। वो पोस्टर हर तीसरे चौथे दिन शहर की दीवारों पर गेस्टापो पुलिस के द्वारा चिपका दी जाती थी। हर पोस्टर पर 30-40 नाम होते, जिन्हें पिछली रात गोली से मार दिया गया था। लेकिन जब मेरी निगाह मेरी पत्नी के नाम पर पड़ी तो कुछ क्षण के लिए मैं बेचैन सा हो गया। एक छोटे से नाम के पीछे मेरी पत्नी का चेहरा भी हो सकता है। मेरी पत्नी नहीं। मैंने आपसे कहा ना कि जब तक हम अपने परिचित को मरते ना देख ले, धुंधली सी आशा बनी रहती है कि वो अभी भी जीवित है। आप दरवाजा खोलेंगे और रसोई से लगता है मैं अपनी बातें फिर दोहराने लगा। बियर पीने का ये अपना एक सुखे कि आप एक ही दाहिने के इर्द-गिर्द चक्कर लगाते रहे, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड कभी कभी लगता है इस दुनिया में प्रेम कहानियां ना होती तो ये दुनिया इतनी खूबसूरत ही ना होती, क्योंकि मोहब्बत ही तो जिंदगी में श्रृंगार रस खोलती है। हर प्रेम कहानी की तरह मेरी और दिलफरेब की प्रेम कहानी भी सबसे अलग थी। दिलफरेब बिनो सवाब की शहजादी थी और उस जमाने में शायद ही कोई इतनी खूबसूरत लड़की रही। वो कहते हैं ना, खुदा की बेमिसाल कारसाजी, बस वही थी मेरी दिलफरेब। तभी तो उसकी पहली झलक में मैं अपना दिल उसको दे बैठा। मैं दिलफरेब का सच्चा और जान लेने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में से नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों में सजकर आशिक के वेश में माशूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में था जो जंगलों पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। एक दिन अपने दिल की फरियाद लेकर अपने प्यार का इजहार करने जब मैं दिलफरेब की ड्यूटी पर गया तो दिलफरेब ने मुझसे कहा, दिलफिकार, अगर तू मेरा सच्चा आशिक है तो जाके दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज लेकर आ, तभी मैं तेरी मोहब्बत को कबूल करूंगा। वरना याद रहे, अगर तुझे वे बेशकीमती चीज ना मिली तो तू मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना मैं तुझे फांसी पे चढ़ा दूंगी। शक्ल तो दिखा।
दिलफरेब ने मुझे मेरी भावनाओं के प्रदर्शन का, मेरे शिकवे शिकायत का और मेरी प्रेमिका की सौंदर्य दर्शन का जरा भी अवसर ना दिया। दिलफरेब ने जैसे ही ये फैसला सुनाया, उसके चौकीदारों ने धक्के मारकर मुझ गरीब को उसके कूचे से बाहर निकाल दिया। 3 दिन तक मैं आफत का मारा एक कंटीले पेड़ के नीचे भयानक मैदान में बैठा सोचता रहा कि क्या करूं, क्या दुनिया की सबसे अनमोल चीज मुझे मिलेगी? नामुमकिन। लेकिन वो है क्या? दारू का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जामिया तख्ते ताउस? नहीं, ये सब हरगिज नहीं। दुनिया में इससे भी महंगी और अनमोल चीजें मौजूद हैं, मगर वो है क्या? कैसे मिलेंगी? फिर एक दिन भूलते भटकते मैं एक मैदान में जा पहुंचा, जहां हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कुछ अमामे और चोगे वाले दड़ियल काजी अफसरी शान से बैठे थे और आपस में कुछ सलाह मशवरा कर रहे थे। उसी जमात से कुछ दूर पर एक सूली खड़ी थी। फिर मैंने देखा कि कुछ लोग नंगी तलवारें लिए एक आदमी को, जिसके हाथ पैरों में जंजीरें बंधी हैं, लिए चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचते ही सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियां, बेड़ियां सब खोल दी गई। सिपाहियों ने कैदी को सूली के तख्ते पर चढ़ा दिया, फांसी का फंदा उसके गले में डाल दिया। काजियों ने जैसे ही तख्ता खींचने का हुक्म किया, वो अभागा मुजरिम चीख पड़ा, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से नीचे उतार दो, ताकि मैं अपने दिल की आखिरी आरज़ू निकाल लूं। ये सुनते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। काजियों ने मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित ना समझा और कुछ पल के लिए वो बदनसीब पापी काला चोर फांसी से उतार दिया। वो चोर फांसी से उतार, हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वो एक बच्चे के पास गए, उसके पास जाकर उसके साथ खेलने लगा, उसे प्यार करने लगा। मुझे इस वक्त वो जमाना याद आ गया जब वो ऐसे ही भूला भाला, ऐसे ही खुशनुमा और ऐसे ही जमाने की गंदगियों से पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाए लेता था और सारा कुल्ला उस पर जान नछावर करता था। काले चोर पर उन बीते हुए दिनों की याद का इतना गहरा असर हुआ कि उसकी आंखों से, जिन्होंने ना जाने कितने ही लाशों को मरते दम तोड़ते देखा था और झपकी तक नहीं थी, आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। मैंने लपक कर उस अनमोल मोती को अपने हाथों में ले लिया और मेरे दिल ने कहा, बेशक ये दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। इस ख्याल से खुश होता, कामयाबी के नशे में सरमस्त, मैं अपनी माशूका दिलफरेब के शहर मीनो सबाब की ओर चल पड़ा। दिलफरेब की धूनी पर जाकर विनती की कि थकान से टूटा हुआ दिलफिगार खुदा की फजल से हुक्म की तामीर करके आया है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफरेब ने फौरन मुझे अपने सामने बुला लिया और मैंने आशा और भय की एक विचित्र मनोस्थिति में वो बूंद पेश किया। उसकी सारी कैफियत मुनस्सर लफ्जों में बयान की। दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और कुछ देर तक उस अनमोल भेंट को हाथों में लेने के बाद, गौर करने के बाद बोली, बेशक तुम्हें दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज मिलने वाली, मैं तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की डाल देती हूँ, मगर ये दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है। तो जा और फिर कोशिश कर, शायद अब की बार तेरे हाथ में रोटी लगे। मैं चाहूँ तो तुझे फांसी से चढ़ा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जान बख्शती हूँ, क्योंकि तुझमें वो गुण है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि तू कभी न कभी जरूर कामयाब होगा। ऐ दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद मेरी जोड़ी पर सिजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे
क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के हाल पर जरा भी तरस ना खाएगी? क्या तू अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस चलते हुए दिलफिगार को आने वाली शक्तियों को झेलने की हिम्मत ना देगी? तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वो कर सकता हूं जो आज तक किसी से न बन पड़ा। चौकीदारों ने फौरन धक्के मारकर मुझे यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो मैं अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा। मुद्दत तो रास्ता नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की ये बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज्यादा हो? कई दिनों तक मैं ऐसे ही भटकता रहा और फिर अपने दिल को समझाकर एक और चल पड़ा। मैंने पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक ना जाने कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी भयानक घाटियों में भटकता रहा, मगर जिस चीज की धुन थी वो ना मिली। फिर एक दिन शाम को किसी नदी किनारे मैंने देखा कि चंदन की चिता बनी हुई है। उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े में 16 श्रृंगार किए बैठी हुई है। उस औरत की जान पर उसके प्यारे पति का सिर, चारों ओर हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की वर्षा कर रहे हैं। यकायक चिता में से आग की एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की लपटें उसके गले से लिपट गई और देखते ही देखते वो फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। उस प्रेमिका ने अपने आप को अपने प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे, पवित्र और अमर प्रेम की अंतिम लीला आंखों से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों की ओर जा रहे थे तो मैं चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते में वो राख समेट आया। उस मुट्ठी भर राख को इस दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे से चूर अपनी महबूबा दिलफरेब की ड्योढ़ी की ओर चल पड़ा। दिलफरेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर आवाज दी कि दिलफिगार कामयाब होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफिगार ने उसकी ड्योढ़ी पर जैसे ही कदम रखा, दिलफरेब ने अपने जाबाज आशिक को फौरन अपने सामने बुला लिया और उस चीज के लिए जो इस दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज थी अपने हाथ फैला दिया। मैंने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी हथेली को चूम लिया और वो मुट्ठी भर राख उसके हाथों में रखकर उसकी सारी कैफियत दिल पिघला देने वाले लफ्जों में खींच लिया और फिर अपनी सुंदर प्रेमिका के होठों से एक किस्मत का मुबारक फैसला सुनने का इंतजार करने लगा। वो मुट्ठी भर राख अपनी आंखों से लगा ली और कुछ देर तक विचारों के समंदर में डूबे रहने के बाद बोली, जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, ये राख जो तू लाया है ये दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज है। मैं तहे दिल से एहसानमंद हूँ कि तूने मुझे ऐसी अनमोल चीज दे दी, मगर ये दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज नहीं, इससे भी ज्यादा अनमोल एक चीज है। तो जा अब फिर कोशिश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करूंगी कि खुदा तुझे कामयाब करे। अभी मेरे होशो हवास ठिकाने पर भी ना आए थे कि चौकीदारों ने फौरन मुझे यार के कूचे से बाहर निकाल दिया और फिर तीसरी बार मैं प्रेम का पुजारी
निराशा के अथाह समंदर में गोते खाने लगा। मेरा धैर्य जवाब दे चुका था। मुझे यकीन हो चला था कि मैं इसी तरह नाशाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था, और अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि पहाड़ी पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं, ताकि माशूक की जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी ना रहे। गरीब था कि मैं नीचे कूद पड़ूं कि तभी एक बुजुर्गवार नमूदार हुए। बुजुर्गवार हौसला बढ़ाने वाले शब्दों में बोले, जुल्फिकार, ए नादान जुल्फिकार, ये क्या खूबसूरत जैसी हरकत कर रहा है तू? तू मोहब्बत का दावा करता है और इतना सा भी नहीं समझता कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन, इस तरह से हिम्मत ना हार। जा पूरा की ओर, वहाँ एक देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान, वहाँ जा, तेरी आरज़ू वही पूरी होगी। खुदा ख्याल करे। ये कहकर हजरत खिज्र गायब हो गए और मैं ताजा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुशी खुशी पहाड़ से नीचे उतरा और हिंदुस्तान की ओर चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों भरे जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, अलंगे पर्वतों और भयानक घाटियों को पार करता हुआ मैं हिंदुस्तान की सरजमीन में दाखिल हुआ। शाम होते होते तक मैं एक चटियल मैदान में जा पहुंचा, जहां मैंने देखा कि बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई हैं। चील, कौवे और वैसे दरिंदे मरे पड़े हैं और मैदान खून से लाल हो रहा है। ये भयानक दृश्य देखकर मेरा दिल दहल गया। मरने वालों का कराहना, सिसकना और एड़ियां रगड़कर जान देना, दरिंदों का गोश्त के लोथड़े लेकर भागना और हड्डियों का नोचना, ऐसा हौलनाक सीन मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यकायक मुझे आभास हुआ कि ये जंग का मैदान है और ये सभी लाशें सूरमा सिपाहियों की है। कि तभी मुझे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। तू कौन है? क्या तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? क्या तूने इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, भारत माँ का सबूत हूँ। जवामल, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। मैं अपने मुल्क से निकला एक गरीब मुसाफिर हूँ। भूलते भटकते यहाँ आ निकला हूँ। बराए मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुछ कैफियत बयां कर। अगर तू मुसाफिर है तो मेरे खून से तेरे पहलू में बैठ जा, क्योंकि अब सिर्फ यही 2 उंगल जमीन बाकी है जो मेरे पास बची है। वो जिसमें मौत के कोई नहीं छीन सकता। मुझे अफसोस है कि तू ऐसे वक्त पे आया है कि मैं तेरा अति सत्कार करने योग्य नहीं। हमारे बाप दादा के देश आज हमारे हाथ पर चला गया। हम इस वक्त बेवतन हैं, मगर हमने दुश्मनों को बता दिया कि राजपूत कैसे बहादुरी से अपने देश के लिए जान दे सकता है। ये जो तू लाशें यहाँ देख रहा है ना, ये उन लोगों की है जो इस तलवार के घाट उतरे हैं। हम इस वक्त बेवतन हैं, मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर मर रहा। निकलना देश खून को, इसे रोकने का क्या फायदा? अपने देश में रहकर अपने देश की गुलामी करो। ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी है, इससे अच्छी तो मौत मुमकिन होती है। भारत माता के
और उस जाबाज राजपूत के सीने से खून का वो आखिरी कतरा टपक पड़ा और एक सच्चे देशभक्त और देश प्रेमी ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। इस दृश्य का मेरे दिल पर बहुत गहरा असर पड़ा और मेरे दिल ने कहा, बेशक खून के इस आखिरी कतरे से अनमोल चीज इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकती। खून के उस कतरे को हाथ में लिए उस जाबाज राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ मैं अपने वतन की ओर चल दिया। अनेकों मुसीबतों शक्तियों का सामना करता हुआ बहुत दिनों बाद आखिरकार मैं अपनी महबूबा दिल फरेब की घड़ी पर जा पहुंचा और खून के उस आखिरी कतरे की भेंट उसकी कोमल हथेलियों में सौंप दी। जाने दिल आशिक दिल बेकार, मेरी दुआएं भर आई और खुदा ने मेरी सुन ली। तुझे कामयाब किया, आज से तू मालिक और मैं लौट। रत का ये आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, यही दुनिया की सबसे बेशकीमती